कैमरे को थोड़ा सा मूवेबल कर लें। सबसे पहले आप आए, आप हमारे किशन सिंह राठौड़ सर हैं, आईटी फिजिक्स फैकल्टी हैं। मेरे इस तरह बैठे उधर, हाँ सर, जगसीर सर हैं, फिजिक्स फैकल्टी हैं, मेडिकल सॉरी फिजिक्स फैकल्टी हैं, मेडिकल भी देते हैं। आप इस तरफ आए मेरे, हमारे दीपक भोला जी हैं, हमारी मेडिकल फैकल्टी है, फिजिक्स तो है ही, कहने की बात है, पीछे चलें। सुखदेव चौधरी फिजिक्स मेडिकल फैकल्टी है। आपके पास बैठे हमारे किशोर सिंह फिजिक्स फैकल्टी है। इसके आगे चले हमारे नवीन सर, हमारे मेडिकल विंग की फैकल्टी है। आपके पास ही बैठे हमारे प्रमोद ढाका सर, आईटी फैकल्टी हैं। दोस्तों मेरे साथ टोटल 8 लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं। और वैसे मैं भी अपने आप में फिजिक्स की फैकल्टी हूं, 20 साल पढ़ाया, हमने भी ये काम किया है। तो डियर टोटल मैं आपको पहले बताऊं, सीएलसी में टोटल इस समय 26 लोग एज ए टीचर हमारे साथ काम करते हैं। मैं एफटीपी की बात नहीं कर रहा, जिसमें कुछ लोग हम यहाँ आपके सामने मौजूद हैं लॉकडाउन, बाकी लोग घरों पे हैं। अजय सैनी, अंजनी कुमार, अंकित मलिक, अंकुर इंदौरिया, भागवत सिंह, दीपक भोला, हेमंत अग्रवाल, जगसीर सिंह, कमलेश चौधरी, किशन सिंह राठौड़, किशोर सिंह, महावीर सिंह, महेंद्र रोज, मनीष सुखीजा, नवीन सियाद, नीरज चास्ता, निहाल सिंह चौधरी, प्रमोद ढाका, परवीन लड्डा, राजीव चौधरी, आरडी सर, रोहित रॉय, सुखदेव चौधरी, सुखदेव सोलंकी, विजेंद्र पटेल। हम टोटल 26 लोग दोस्तों इस समय एज ए फैकल्टी फिजिक्स के साथ सीएलसी की फिजिक्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो आज हम सब लोग सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, फिजिक्स में टॉपिक वाइज बात करेंगे। तो मैं सीधा मेरे साथ में भी ले चलता हूं और बीच बीच में जो मुझे कुछ बोलना होगा बाप के बोलता जाऊंगा। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं हमारे दीपक भोला सर से, जो पिछले 13 साल से मेरे साथ हैं, मजबूत पिलर है। पर इस बात की तालियां बजाएंगे 30 और स्टूडेंट हमारा साथ हमारे साथ है दीपक जी भोला। आप फिजिक्स मेडिकल को फिजिक्स देते हैं प्लीज, और आप आपके साथ मेडिकल की 12th की फर्स्ट बुक के कंटेंट्स के बारे में आप बात करेंगे। आप उठा दें, मास्क उठा दें। नमस्कार दोस्तों, देखिए लगभग 13 ईयर हो गए मेरे को यहाँ पे सीएलसी के अंदर, और 13 ईयर से यहाँ पे लगातार बॉस के साथ हूँ मैं। और यहाँ तक आज तक कोई शिकायत आई नहीं मेरे को, ना बॉस को मेरी शिकायत रही। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम चला हमारा, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो 12th का पोर्शन में भी यहाँ चल रहा है क्लास में, और 12th के पोर्शन पर पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा बता दूं कि 12th के अंदर कुछ जो फर्स्ट बुक है उसके कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे बोला जी जेई नीट 2020 के प्लेयर। हाँ, नीट के स्टूडेंट्स को आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड पोटेंशियल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे अपन देखते हैं कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में जो रिलेशन वाले क्वेश्चन हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप पिछले 4-5 साल में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कुछ क्वेश्चन है हम इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड गॉस लॉ से रिलेटेड। तो कुल मिला के बात घूम फिर के ये आती है कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दो के ही क्वेश्चन आपको जहां मिलेंगे, और फोर्स से रिलेटेड। ये बात हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इससे हम आगे बढ़े, उसके बाद अपन कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस के अंदर जो ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, वो ज्यादातर आ रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, समांतर प्लेट संधारित्र पे। समांतर प्लेट संधारित्र में जो अंदर मीडियम फिल करते हैं, अलग अलग प्लेट भरते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का काफी ज्यादा वेटेज है, ठीक है। आप जो भी पीछे क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना, तो उनमें आपको ज्यादातर क्वेश्चन इसी के मिलेंगे, ठीक है। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रिलेटेड है, उसमें जो एनर्जी से रिलेटेड है, मींस प्लेट्स को अपन इंक्रीज कर दें, डिक्रीज कर, बीच का गैप इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, या मीडियम फिल कर दें। एक बोला एक बात मुझे कुछ याद आ रहा है फिजिक्स के कैपेसिटर पे, एक बड़ा क्वेश्चन है ना कि जब तक बैटरी लगी हुई हो तब तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और बैटरी हटा दो तो चार्ज कांस्टेंट रहता है। आपका एग्जाम हां, ये चीज बता रहा हूं, मैं उसी से रिलेटेड आ गया, तो मैंने कहा मैं ड्राफ्ट शेयर करूं प्लीज। बिल्कुल वही चीज बताया जो बॉस ने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला उसके अंदर जो अपन कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, मीडियम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। और अगर जैसे आप कहा कि आपसे कि बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, बैटरी हटी हुई है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो फिर ऐसे ही कैपेसिटर में ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। उससे अपन आगे चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बच्चों ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ज्यादातर मैं देख रहा हूँ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर कन्वर्जन, वोल्टमीटर टू गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन, और इसके अलावा जो अपन पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर एंड मीटर बीच पे, इन पे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप इन चीज को ध्यान रखते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा पोर्शन है इन करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इस पर आप आराम से काफी सारे क्वेश्चन सही करके मतलब आपने क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर आप इसको इस चीज पे ध्यान दें।
ऐसे करंट इलेक्ट्रिक से फिर आगे अपन चलते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ज्यादातर क्वेश्चन मूविंग चार्ज के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई चार्ज मूविंग कंडीशन में तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह से फोर्स लगता है, और जो पैरेलल वायर्स हैं, दो वायर्स के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है, उन्हीं क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद मिलेंगे। तो आप उसी के अकॉर्डिंग ध्यान दें, उनको क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप लगभग सारे क्वेश्चन निकाल लो। मैक्सिमम चांस है कि इस बार भी एग्जाम होगा तो इस मूविंग चार्ज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर मैग्नेटिज्म का भी काफी इंपॉर्टेंट वेटेज है। मैग्नेटिज्म के अंदर बच्चों अर्थ मैग्नेटिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन, और अपन जो देखते हैं एटॉमिक मैग्नेटिज्म। ठीक है, इनके क्वेश्चंस को भी आप एक बार जरूर करके जाएं। जनरली हम सोचते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म में थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको हम छोड़ जाते हैं, लेकिन आप इनको आप जरूर क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपको काफी एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, ऐसे फिर आगे अपन आते हैं ईएमआई पे। ईएमआई के अंदर बच्चों सेल्फ इंडक्शन वाला पोर्शन है, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसके क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, आपने देखेंगे इधर 5-6 साल एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इससे मिलेंगे क्वेश्चंस। फिर आगे आते हैं एसी। ठीक है, एसी पे क्वेश्चन कोई एक दो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो एसी वाले क्वेश्चन है जहां पे अपन बात करें सीरीज एंड पैरेलल सर्किट की। पैरेलल सर्किट तो खैर मेडिकल में एग्जाम में नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन जो सीरीज वाले क्वेश्चन है, ठीक है, आरएल सर्किट, एलसी सीरीज सर्किट, इस सीरीज सर्किट से जो रिलेटेड क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना, इसमें काफी मजा भी आएगा और काफी सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना स्कोर को आप इजीली इंप्रूव कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो। ठीक है, तो ये कहना चाहूंगा बेटा कि आप इन टॉपिक को थोड़ा जो आपको बताया मैंने थोड़ा ध्यान से कर लो। ठीक है, तो भोला जी कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैट से लेके एसी तक ये बुक है, तो इसका अपन ये भी कह सकते हैं बच्चे को कि अपने जो 2013 से लेके 2019 तक के जो नीट के प्रीवियस पेपर सोल्व किए टॉपिक वाइज, वो बच्चे को देख लेने चाहिए। हमें उसी का कंफ्यूजन होता है, वो तो देखना ही चाहिए। तो उनका मेन कंफ्यूजन इस बार फिजिक्स पर अपलोड करेंगे रिवाइज फिजिक्स इन 40 आवर, बिल्कुल वो चल रही है, अपना रिवीजन की पॉइंट ऑफ चल रही है। वापस आप पे आऊं, उसके पहले मैं फिर राठौर, आप अपनी बात और दिमाग में बात को रखें। उसके बाद मैं चाहूँ राठौर सर से आए जो हमारी फिजिक्स की कोर टीम के मेंबर हैं, और आप 12th के सिलेबस पे डिस्कस करेंगे आईआईटी विंग के लिए। यस राठौर साहब। 12th के सिलेबस में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे हम टॉपिक वाइज बात करें, इलेक्ट्रोस्टैट में बात करें, तो इलेक्ट्रोस्टैट में मैं देख रहा हूं कि टॉपिक भी पूछना चाहती है आईआईटी, उसके साथ साथ उसका रीजनिंग और एनालिटिकल सर्वे भी पूछना चाहती है। तो दैट मींस कि वो कैसे उसने क्यूब ले लिया, क्यूब से फ्लक्स पूछ रहा है। अब सबको मालूम है फ्लक्स का प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, लेकिन वो आपसे फ्लक्स इसलिए पूछ रहा है कि आप उसमें जो है अपना आईक्यू लगाएं, आपकी सोच कितनी है ना, सिमेट्री कौन सी है। तो एनालिटिकल रीजनिंग को भी वो उसके साथ में पूछना चाहता है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं पूछना चाहता। इसलिए मैं देख रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैट में अगर आप देखें तो फ्लक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। दूसरा डाइपोल में जब बात करता है तो फील्ड और पोटेंशियल की बात करता है, उसमें भी वो ये देखना चाहता है कि आपका इमेजिनेशन कितना है। वो कहता है कि डाइपोल के चारों ओर ऐसा कोई सर्कल बन रहा है क्या जहां पे पोटेंशियल 0 हो, है ना, तो उसका इक्वेशन क्या है। तो मैथमेटिकल अप्रोच भी लेता है, साथ में उसमें रीजनिंग भी कवर करता है। तो आप इस चीज को लेके प्रिपेयर रहें कि हम सिर्फ फॉर्मूला बेस पे नहीं चलेंगे। आपका टॉपिक में ये चीज होनी चाहिए कि आपका खुद का मेंटल इतना क्लियर हो, आपका क्रिस्टल है ना, जैसे पानी एकदम क्लियर होता है ना, तो उसमें कांच की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो वो किसी के साथ भी क्लब करेगा तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज जब हम बात करते हैं करंट और कैपेसिटर की, तो करंट और कैपेसिटर में आप देखें कि जनरल प्रॉब्लम मिक्स करके देता है कि अगर सर्किट की प्रॉब्लम दी है तो सर्किट की प्रॉब्लम में करंट और कैपेसिटर दोनों साथ में आ रहे हैं। ठीक है, फिर तो सर्किट की प्रॉब्लम में करंट जो है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर साथ में करके सर्किट की कोई प्रॉब्लम ले ली। दूसरा उसमें फिर जब बीच स्टोन ब्रिज है ना, तो जब अब एक सिमेट्री सर्किट के बारे में लोगों को बड़ा यूं रहता है कि यार सिमेट्री में मेनली आईआईटी का फोकस मैं देख रहा हूं कि जो है बीट स्टोन ब्रिज तक ही है कि सब कुछ घूम के स्टार डेल्टा पर सुनाते हैं क्या? स्टार डेल्टा पे ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं आता है। मैं भी दोस्तों कहना चाहूंगा, ये कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ पढ़ाने वाले साथी भी मेडिकल में तो खैर सवाल ही नहीं स्टार डेल्टा का, आईटी भी साइड में सच नहीं है, वो पूछना चाहता है तो सिर्फ बीट स्टोन ब्रिज के आसपास जाता है। तो मैं एक बार साथी की बात को बीच में टोकते हुए कि बेटा एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन नहीं आते हैं जी, आजकल के बिना मतलब हमारा मेरी टीम जो है वो परफेक्ट इसी पे काम कर रही है। तो प्लीज आप अपनी बात को। तो दूसरा जैसे ये एक बात मेरे को बहुत सही लगी बहुत कि एग्जाम में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम सबके लिए है, सिर्फ ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए ही नहीं रखा गया है। तो सबके लिए है, तो 70% अप्रोच तो सबकी होती है वहां तक। तो आप उसको ध्यान में रख के करें कि हम कुछ बहुत विशेष करने की बजाय है ना, जो एक रूटीन का है उसको जरूर कंप्लीट करते हुए चलें। दूसरी चीज जो सर्किट में अगर हम बात करें तो आप इंस्ट्रूमेंट की बात कर लें, है ना, जैसे गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर कन्वर्जन या मीटर ब्रिज। अब इसमें एक चीज है कि
उसमें भी क्या एक एक फॉर्मूला है, तो एक फॉर्मूले में कितना घुमा पाएगा, तो फिर सब्जेक्ट को क्लब करता है। आप देखेंगे कि उसके साथ में एरर थ्योरी को क्लब करके पूछता है कि एरर थ्योरी और मीटर। यहाँ एक मैसेज आप एक जाते हो शायद, आईआईटी और ये फर्क है मेडिकल में। मेडिकल में एक में 2 क्वेश्चन नहीं आते, और आईआईटी में एक में 2 3 आ जाते हैं। ये ध्यान दें, ये मेडिकल के बच्चे कई बार पूछते हैं कौन से क्वेश्चन करें, कौन से छोड़े। तो मैं सुझाव दे रहा हूँ कि भाई मेरी बात को आप थोड़ा मॉडिफाई करना गलत हो तो, कि बेटा जी एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन मिक्स है तो छोड़ दो उसको आप मेडिकल वाले। हाँ, मेडिकल में अलग रह जाता है, थोड़ा आईआईटी में अलग रह जाता है। बड़ा फर्क है ना। हाँ, और आईआईटी में जैसे अब आपने सोच लिया कि मैं, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो सेलेक्टिव के लिए जा रहा है, तो पता चला वो इलेक्ट्रोस्टैट कर रहा है लेकिन कैपेसिटर नहीं कर रहा है, या कैपेसिटर कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैट नहीं कर रहा है, तो फिर जीरो हो जाएगा। कैपेसिटर कर लिया आपने और इलेक्ट्रोस्टैट नहीं कर रहा है, तो वो तो क्लब होगा उसके साथ में, तो वो फील्ड वगैरह कहीं पे भी बीच में आ जाएगा। तो पूरी यूनिट को इलेक्ट्रोस्टैट कैपेसिटर सर्किट, उसको पूरे को एक साथ समराइज करने की कोशिश करें। फिर हम जब मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिज्म में आते हैं, तो मैग्नेटिज्म में 3 पार्ट बनते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड ईएमआई। तो इसमें जो ईएमआई वाला चैप्टर है वो इन दोनों का एप्लीकेशन बेस है, और एप्लीकेशन बेस है तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई ईएमआई से क्वेश्चन पूछेगा तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट साथ में क्लब हो जाएगा। तो आप वो फ्लक्स को लेके और फ्लक्स की वजह से फिर जो ईएमएफ डेवलप होता है उस पर ज्यादा फोकस करें, है ना। हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन किया, वीडियो सॉल्यूशन, उसमें भी आप देखेंगे टॉपिक वाइज सॉल्यूशन किया, तो आप उसको एक बार एनालाइज करें कि यार कितने क्वेश्चन हैं। जैसे मैग्नेटिज्म का पूरा ग्रुप एक साथ रखा है हमने, तो मैग्नेटिज्म के ग्रुप में आप देखेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन जो है फ्लक्स 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 के आसपास घूम रहे हैं, तो उसमें वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि फील्ड आपको किसी न किसी बहाने से निकालना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि आप ईएमआई पे ज्यादा फोकस करें और ईएमआई और उसका जो है एक थ्योरेटिकल एनालिसिस लेके चलें किसका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। फिर जब हम आते हैं इसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में, तो रे ऑप्टिक्स में जो है, रे ऑप्टिक्स की देखो बहुत खूबसूरती है कि रे ऑप्टिक्स में 2 ही लॉ है ना। फर्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और फिर आ जाएगा स्नेल्स लॉ। इसको घुमा फिरा के, और तीसरी चीज जो बचती है वो ज्योमेट्री बचती है। ज्योमेट्री में जो जिसका हाथ ठीक है कि हाँ एक मिनट यहाँ मैं बात, शायद ज्योमेट्री सबसे ज्यादा काम रे ऑप्टिक्स में आती है, और वो मैं जहां तक मानता हूँ किसी बच्चे की वीक होना, तो 10th की मैथ में जो थ्योरम थी वही थ्योरम है। ट्रायंगल के तीनों, तो ट्रायंगल के तीनों का सम जो होता है, एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी को यूज करना पड़ता है, और आप जब आईआईटी कर रहे हैं तो आपको उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैं रे ऑप्टिक्स के बारे में कहना चाहूंगा कि जब स्टूडेंट एंगल बनाता है 30 डिग्री का, है ना, और वो लिख रहा है कि वो 30 डिग्री है, तो आप कोई अगर उसको डी से मेजर भी करें तो 30-32 के पास नहीं आना चाहिए। यानी कि आप 60 का बनाएंगे और 30 लिखेंगे तो फिर ज्योमेट्री गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको ज्योमेट्री जो है कैलकुलेशन को सपोर्ट नहीं करती है। फिर कैलकुलेशन तो बता रही कि 120 का एंगल आना चाहिए, और पता चला एंगल 90 से कम का बन रहा है वहां पे, फिर आप सोच रहे हैं कि यार ये तो 60 का ही दिख रहा है, हमारे तो कैलकुलेशन से 120 आ रहा है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है। ये चीज हम पढ़ाते वक्त भी कन्वे करते हैं कि अगर आप 30 डिग्री का एंगल लिख रहे हैं कॉपी में, तो दैट शुड बी वेरी नियर टू समवॉट 30, 32, 33, है ना। मतलब ये कहते हैं ना कि आंखों में मीटर लगे होने चाहिए कि हाँ ये 30 है तो 30 के पास ही जाना चाहिए। तो वो चीज है, और उसमें फिर तो ओवर सैचुरेटेड सब्जेक्ट है। आप है ना रिफ्लेक्शन को करें तो उसमें मिरर और लेंस को अच्छे से कर लें। मिरर और लेंस को करने से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। एक स्लैब्स को ले लें, है ना, तो बेसिक क्लियर रहेगा। तो स्लैब की वजह से भी आप प्रॉब्लम जो है उसके साथ अटैच की जा सकती है लेंस के साथ। इस पे किसको कितने जाते हैं इंस्ट्रूमेंट पे, इंस्ट्रूमेंट पे, ऑप्टिकल पे? रे ऑप्टिक्स का देखो है ना वेरी करता है, लेकिन जैसे मैं 2010 की बात करूंगा तो दोनों पेपर मिला के 32 मार्क्स का आ गया था। तो दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पेपर सेटर ना, बट फिर भी एक अच्छा टॉपिक है। अगर आप रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स को करते हैं तो आप 15 से 20 नंबर दोनों को स्कोर कर सकते हैं। कितना परसेंट हो गया एग्जाम का? दैट इज अबाउट 10 to 12% 10 to 12% हो जाता है। और उसमें वेव ऑप्टिक्स में अगर हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में आप लेके चले किसको, अब वेव ऑप्टिक्स में देखो, वेव ऑप्टिक्स में 3 चीजें हैं। एक तो इंटरफेरेंस है, एक डिफ्लेक्शन है और एक पोलराइजेशन है। अगर हम मेंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन। और अगर हम एडवांस की बात करें तो एडवांस में तो सिर्फ और सिर्फ वाईडीएसई है, तो आपको वाईडीएसई पे फोकस करना है एडवांस के लिए, है ना। और उसका एक क्वेश्चन पैट आ जाता है जो आपको लगाना पड़ता है मॉडिफाइड वाईडीएसई पे। तो अगर आप एडवांस के लिए बात करते हो तो आप मॉडिफाइड वाईडीएसई के लिए जाएं, और आप मेंस के लिए बात करते हैं तो आप पोलराइजेशन और डिफ्लेक्शन को उतना ही वेटेज दें जितना आप इंटरफेरेंस को दे रहे हैं। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न। अच्छा, मॉडर्न एक थियोरेटिकल टॉपिक है, ठीक है, लेकिन उसके साथ अब जो है लोगों ने बहुत R&D करके है ना कैलकुलेशन अटैच कर दी है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं मॉडर्न से। तो मेरे को लगता है मॉडर्न हर एक स्टूडेंट को करनी चाहिए। जनरली होता है कि स्टूडेंट जो है फिजिक्स में मैकेनिक्स और फ्लूइड और उसमें इतना लगा रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में कि मॉडर्न को छोड़ने की सोचता है। मॉडर्न कतई नहीं छोड़ना है। अगर आप मॉडर्न छोड़ रहे हैं तो आप बहुत लेग करने वाले हैं, पीछे जाने वाले हैं। इसलिए आपको मॉडर्न में एटॉमिक, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे और न्यूक्लियर फिजिक्स को डील करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। और आप इसके लिए एनसीईआरटी की थियरी
इजीली पढ़ लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके पीछे के जो न्यूमेरिकल है वो देख लें, उसमें भी कोई इशू नहीं रहेगा। और बहुत मॉडर्न में देखो अभी भी रिसर्च गोइंग ऑन है ना, चल ही रही है, रिसर्च ही चल रही है। तो आप है ना मॉडर्न में बहुत लिमिटेड कंटेंट है, आप उसको कम टाइम में बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। जनरली आप क्या टेक्निकल सब्जेक्ट लेके चलते हैं तीनों, और मैथ्स आपका फेवरेट होता है, तो आप ये सोचते हैं कि यार मॉडर्न में थियोरेटिकल में इतना थ्योरी नहीं करूंगा। अरे उसको आप खुद उसका न्यूमेरिकल वर्जन सोचिए कि फोटो इलेक्ट्रिक का न्यूमेरिकल वर्जन क्या आ जाएगा। और मॉडर्न के साथ में एरर थियरी क्लब करके पूछा है ना, बार बार मेटल वेव के साथ। अच्छा, एरर के बारे में भी एक पर्टिकुलर बात कहना चाहता हूं, हालांकि प्रमोद जी ढाका सर डिस्कस करेंगे एरर के बारे में, लेकिन मैं कहता हूं जब भी एरर कैलकुलेट करना कहता है आप सूखने लगते हैं। सूखने की कोई जरूरत नहीं, आप उसका एक डिफरेंशिएशन कीजिए, है ना, डीएक्स आके डीएक्स ही एरर है और वो काम हो जाएगा, 90% केस में काम हो जाएगा। तो आप वो एरर को बहुत सेंसिटिवली लेके चलिए, वो हर टॉपिक के साथ क्लब हो सकती है, ठीक है ना। तो मॉडर्न वाला पार्ट करना है। फिर एक पर्टिकुलरली चीज मैं मेंस के लिए कहना चाहूंगा, इस बार मैंने मेंस के सारे पेपर देखे थे, है ना, और कई पेपर का हमने सॉल्यूशन बनाया है, तो मुझे भी कई पेपर अलॉट हुए थे, मैंने सॉल्यूशन बनाया। तो मैंने उसमें एक चीज देखी कि मेंस में जनरली जो चीज हम सोचते हैं ना कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी पे मेंस फोकस कर रहा है, समझ रहे हैं, मेंस उसी पे फोकस कर रहा है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, आप किताब में देखेंगे तो, अब बोर्ड में भी देखेंगे तो 1.5 नंबर या 2 नंबर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे इस बार जितने पेपर थे, हर पेपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन था, समझ रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स का हर पेपर में क्वेश्चन था। तो मेंस में आप एनसीईआरटी को देखें, और एनसीईआरटी में कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा थियरी और एक फॉर्मूला दे रखा है, तो उसको छोड़े नहीं, समझे। जैसे मीन फ्री पाथ पे क्वेश्चन दे दिया, अब मीन फ्री पाथ पे 2 लाइन लिख रखी कहीं पे और उस पे क्वेश्चन आ गया। तो मेंस में मैंने ये देखा कि जो टॉपिक नेग्लेक्टेड है उनको उठाया गया है ना। तो आप इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप मेंस के इस साल के जो पेपर हुए ना वो सारे पेपर सॉल्व करें, और आप देखेंगे कि यार ये टॉपिक मेरे पास है नहीं, या मेरे पास इसका कम कंटेंट है, तो आप उस टॉपिक को कर लें। आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरी कॉपी में या तो है नहीं, या है तो बहुत लिमिटेड कंटेंट है, तो उसको थोड़ा सा फोकस कर लें। आपके लिए नेग्लेक्टेड टॉपिक जो है साथ में लिए गए। ईएमडब्ल्यू की बात आप जो कर रहे हैं राठौर सर, आईटी में मुझे पता नहीं है, मेडिकल में तो 2017 में 45 में 3 क्वेश्चन आए इसके ऊपर जी। जबकि मैं एक बात मैंने भी पिछले दिनों इस चीज देखा, तो एक बात साथ में बात करूं मेडिकल की, दोस्तों आजकल क्वेश्चन ज्यादा वहां से आते हैं जिनको बच्चे इग्नोर कर देते हैं। ये तो मैं इस लाइफ को फैकल्टी में देख रही है, तो मैं कहना चाहता हूं भाई आप वो ना पढ़ाएं जो आपको आता है, प्लीज वो पढ़ाएं जो एग्जाम में आता है। बच्चों इस कोचिंग इंडस्ट्री में एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी हमारे साथ, ये जो हमारी सीएलसी नहीं है, क्योंकि हमारे एक नीचे अलग डिस्कस रहता है, लोग अपने ज्ञान को फैलाने के चक्कर में बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। प्लीज कंटिन्यू। सही है, इसमें ना ये चीज जरूर है कि आप है ना जो ये जो नेग्लेक्टेड टॉपिक्स है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आईटी का एग्जाम जो है अब सबके लिए कर दिया गया है। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि यार स्कूल लेवल से भी लोग आगे बढ़े हैं, तो उसका पेपर का लेवल इजी ही हुआ है, पेपर का लेवल बढ़ा नहीं है। पिछले कई सालों पहले देखिए आप सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव में भी अब बहुत लीनियंट हो गया है ना, तो पेपर में बहुत स्ट्रेट सीधी चीजें आ रही, कंसेप्चुअल चीजें आ रही है। तो आप उसके हिसाब से ही तैयारी करें, ना कि कोई एक विशेष प्रोग्राम लगाने की करें, क्योंकि सिलेक्शन के लिए विशेष प्रोग्राम नहीं चाहिए। आपको फर्स्ट रैंक चाहिए तो आपने वो टैलेंट ऑटोमेटिकली होगा, तो आपका फर्स्ट रैंक की चॉइस है, तो फर्स्ट रैंक तो गॉड गिफ्ट वो तो ईश्वरीय दिमाग होता है। फर्स्ट रैंक में तो उसको कुछ बताने, उसको नहीं पढ़ा सकते, उसको टीचर नहीं पढ़ा। जैसे वो एक बार किसी ने कहा कि साहब आईएएस की तैयारी करनी है, इसके लिए मैं प्लानिंग करती हूँ लोगों से, तो किसी ने कहा कि आईएएस जो बनते हो प्लानिंग खुद ही करते हैं, वो किसी गाइडलाइन ले सकते हैं और प्लानिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल, आइए फर्स्ट रैंक गॉड गिफ्टेड हो जाए। आपने पहला अपना टारगेट सिलेक्शन का होना चाहिए, और सिलेक्शन से फिर धीरे धीरे हम इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो एक तो ये चीज तो हो गई कि जो अभी 2020 में जो है ना मेंस और एडवांस का पेपर देने वाले हैं उनके लिए मैं कहना चाहता था, और उनको तैयारी कैसे करनी है, तो हमने वेटेज डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। वेटेज डिस्कस करने के बाद में अगर हम तैयारी की बात करें तो एक हम डेली टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, और डेली टेस्ट सीरीज में भैया जो है हम सारे टीचर अपने एक्सपीरियंस की बेस पे क्वेश्चंस कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ताकि अच्छा उसको भी हमने लास्ट टाइम तक ऑल्टरनेट किया और संडे को फुल सिलेबस किया है, ताकि क्या है कि लास्ट टाइम तक स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं रहे। जिसको ये कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूं, भैया वो डेली टेस्ट सीरीज में जो टॉपिक आ रहा है उसको तैयार करें, बस उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। अच्छा उसको भी कहां से तैयार करें, तो आपने टीचर के नोट्स तो काफी पढ़ लिए होंगे, आप लॉकडाउन में भी बहुत फ्री रहे होंगे तो पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। तो आप एक तो आईआईटी के पुराने सालों के पेपर भी देख लीजिए। आईआईटी के पुराने सालों के पेपर को जैसे अभी नक्सी सर भी कह रहे थे कि क्यों देखना चाहिए, उसको देखने का रीजन यही है कि भैया कंसेप्ट तो वही रहता है ना, क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ में आ जाएगी कि लोग क्वेश्चन फ्रेम कैसे कर रहे हैं, और कंटिन्यूशन में आप देखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग फ्रेम कैसे कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी हमने आईआईटी के पेपर के सॉल्यूशन डाले हैं ना, टॉपिक वाइज डाले हैं ना, तो टॉपिक वाइज डाले तो आप उसको देखेंगे। तो ये बात बीच में रोक दो सर, जो बोल के फ्लो में हमने क्या 2016 से लेके 2019 तक आईआईटी एडवांस के पेपर का टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 80% हमारा अपलोड हो चुका है। 2 या 3 वीडियो जो अपलोड हो जाएंगे। दाना नीट का भी हो चुका है, नीट 2013 से लेके 2019 तक अपलोड हो चुका है, और आईटी एडवांस 2016 से लेके 2019 तक
4 साल के हो गए तो पेपर 8 हो गए ना, आईटी में 2 पेपर होते हैं, ये तो आप देखिए। हाँ, तो उनको आप लीजिए। तो अब ये जो 2020 में जो मेंस और एडवांस देने वाले हैं, जो हमारी कोचिंग के जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनको हमने पढ़ाया और जो दूसरी कोचिंग के भी देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि भैया जो है ना थोड़ा ट्रेजेडी की वजह से लंबा खींच गया है मामला, लेकिन लास्ट टाइम पे गिव अप नहीं करना है, हथियार नहीं डालने हैं ना। लास्ट टाइम पे वही निकल के आएगा जो हथियार नहीं डालेगा। तो अपना मोमेंटम बनाए रखें, अपनी एनर्जी को वापस एक बार सर्कुलेट करें, उसको चैनलाइज करें और फोकस करके काम करें। महीने 2 में आपकी पूरी लाइफ टिकी हुई है उस पर, ठीक है ना। तो उसमें कोई लापरवाही नहीं कि हाँ जब दुनिया काम कर रही होती है ना तब हमें काम करना चाहिए, और जब दुनिया काम नहीं कर रही होती है तब भी हमें काम करना चाहिए, अगर हमें उनसे आगे निकलना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी ये क्रूशियल टाइम है, इसमें वो लोग भी आगे आ सकते हैं जिन्होंने पहले कोई कम मेहनत की है, तो वो भी एक कंटिन्यूटी प्रोवाइड करके बहुत आगे निकल सकते हैं। और जिन्होंने पहले बहुत ज्यादा मेहनत की, अगर वो अब गिव अप करते हैं तो भैया वो बहुत पीछे रह सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है अपने मोमेंटम को बरकरार रखें। 2 महीने की बात है, अब 45 दिन बचे हैं अपने पास में, ठीक है ना। तो 45 दिन में हम जो है उसको बहुत ढंग से कर लें। दूसरा जो हमारा जो अब जो 21 के लिए जो हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं, है ना, लाइव क्लासेस जो 21 के लिए दे रहे हैं, जिनको हम पढ़ाते हैं, जो क्लास में हमें दिखते नहीं है और फिर भी हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कभी कभी देखते भी होंगे कि सर हमको कुछ कह रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सीरियसली लिया कीजिए। और दूसरी चीज मैं उसमें कई बार गाइड भी करता हूं कि भैया पढ़ना कैसे है, क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो बहुत अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, और नहीं समझ में आया तो उसको रिवाइज कर दीजिए। अब क्या होता है कि क्लास में तो जब हम पढ़ाते हैं ना तो एक चीज को 2 बार बता देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है। लेकिन वहां पे क्या रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो हमें लगता है दूसरी बार बताने का कोई लॉजिक नहीं है, उसको करना होगा तो वो खुद उसको रिपीट कर लेगा, ठीक है ना। तो हम एक ही बार बोलते हैं, हालांकि स्टार्टिंग में तो मैं 2-2 बार बोल देता तो मुझे लगा कि यार ये उसको करना होगा तो ये रिपीट ही कर लेगा। तो वो चीज की वजह से क्या कभी आप ये ना सोचें कि यार सर एक ही बार बता के आगे निकल गए। आप उसको बैक में जाके वापस देख लीजिए, है ना, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, है ना, और दिमाग में से ये भी निकाल दीजिए कि यार ये जो है हम बाद में और कर लेंगे, बाद में और कर लेंगे। अभी जब कर रहे हैं उस वक्त उस फ्रेम में अच्छा करने की कोशिश कीजिए, उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। तो एक तो उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। दूसरा जो शीट है, उस शीट में जनरली हम क्वेश्चन भी देते हैं कि ये क्वेश्चन कर ले। अच्छा, शीट जो है पूरी डिस्कस की जाती है, बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन हमें दे दिया था कि आपको जो है शीट पूरी डिस्कस करनी है ना। और 70 to 80% शीट तो हम डिस्कस करते हैं, आईटी में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर एक मिनट दोस्तों, 400 लोग लाइव पे अभी भी शानदार। इसका मतलब हमारी सार्थक, इसका मतलब ये कि मन से काम किया जाए तो ईश्वर आपका साथ देता। प्लीज। तो दूसरी चीज ये कि जो है ना शीट का है, तो शीट को मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप स्टेज 1 के लिए जाइए, ठीक है ना, कि स्टेज 1 को सॉल्व करें, 2 को सॉल्व करें, और फिर जो है स्टेज 4 में आइए, है ना। स्टेज 4 तो मैं तो पूरी कंप्लीट कराता हूं क्योंकि मेंस और एडवांस दोनों के क्वेश्चन होते हैं। स्टेज 4 करने से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि जो एग्जाम में आता है वो हमसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो लेक्चर पढ़ने के बाद हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप उसके लिए स्टेज 4 पे जाइए, फिर स्टेज 3 पे आइए, ठीक है ना। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 4 एंड देन स्टेज 3, और उसके बाद में स्टेज 5 की बात कीजिए। स्टेज 5 में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी होते हैं, यू जस्ट डोंट बॉदर अबाउट इट, है ना, कि वो क्वेश्चन बहुत अलग तरह के क्वेश्चन है, उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस भी चाहिएगा। बाय एंड बाय जब आप सब्जेक्ट के साथ में फेमिलियर होते जाएंगे तो वो अपने आप हिट होने लग जाएंगे। तो एक चीज है कि आप उसको रिवाइज करिए, कॉपी मेंटेन करिए, ठीक है ना। पहले एक बार देख लीजिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा। जैसे मेरी डॉटर भी जो है ना वीडियो देखती है ना, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि भाई पहले वीडियो देख ले कंप्लीट, और देखने के बाद में फिर उसको है ना कॉपी में लिखते चलो। आप कॉपी में भी लिख रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पाता है, तो कंसेप्ट का नहीं होगा। तो आप 10-15 मिनट पहले कंटिन्यूस उसको देख लीजिए, टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर उसको आप लिख लीजिए, है ना। तो वो चीज भी है कि साथ का साथ मेंटेन करते जाइए और लापरवाही मत कीजिए। देखो इसमें क्या है ना, ये मैंने देखा है कि इसमें लापरवाही के चांस ज्यादा हैं इसमें ऑनलाइन में, कि आप क्योंकि क्लास में तो क्या होता है, एक रूटीन होता है, कंटेंट होता है, तो आप लिख लेते हैं, कॉपी मेंटेन हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन में अब क्या, गार्जियन को भी लगता है कि बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है ना, मोबाइल या लैपटॉप पे पढ़ रहा है, ठीक है, दैट इज ओके। तो उनके हिसाब से तो वो लैपटॉप या मोबाइल लेके बैठा तो पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने का सही मतलब ये है कि जब आप उसको है ना कॉपी में पेयर कर लेते हैं और वो नोट्स ठीक वैसे ही तैयार हो रहा है जैसे ऑफलाइन क्लास में हो रहा है, तो उसका करने का मजा भी है और हमें भी संतोष मिले कि हाँ तुम आके जब हमें दिखाओगे सर देखो ये आपका नोट्स हमने इस तरीके से। कई बार होता है ना, जैसे क्लास में हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो कभी नीचे उतर के कॉपी में देखते हैं ना, बच्चा इतना खूबसूरती से उसको कॉपी में लाता है ना, लगता है यार ये हमने पढ़ाया क्या। हम तो इतना स्कैटर्ड वे में उसको बोर्ड पे रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चे ने बहुत ही अलग अलग कलर से पेन से उसको कॉपी में रिप्रेजेंट किया, तो देख के बहुत खुशी होती है। तो उसी तरीके से आप एक कॉपी को मेंटेन कीजिए, उस कॉपी को मेंटेन करेंगे तो उस ऑनलाइन का जो है या जो लाइव वीडियो का है वो आपका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आ पाएगा। तो 2021 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि पेशेंस के साथ काम करते रहिए। डाउट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, डाउट्स का कोई इशू नहीं है। इवन और भी कोई रह जाएंगे तो एवरी टाइम अवेलेबल है, ठीक है ना। आओगे तब उसके बाद भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो इसके लिए करिए। मैं अभी आप लोग कह रहे थे लाइव से पहले डिस्कस कर रहे थे, शायद उनके सुने, क्या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पिछले 32 साल के पेपर अपलोड है आईटी के एडवांस के पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे। एक तो मैं सबसे पहले
जो भी इसको लाइव देख रहे हैं वो सीएलसीएन है, नॉन सीएलसीएन है। यदि आप 2021 की बात नहीं कर रहा बेटा, जो 2020 के प्लेयर हैं जेई और नीट के, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये पंखा बंद कर दें एक बार, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। यदि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों नहीं जुड़े हुए तो जुड़े कैसे? अपना नाम, सीएलसी का रोल नंबर, और आप नॉन सीएलसीएन अपना नाम, सीएलसी रोल नंबर, नॉन सीएलसीएन, और अब नीट या आईआईटी, और नीचे वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे आपको जुड़ना है। ये सब आप मेरे नंबर 9928738888 पे आप व्हाट्सएप कर दें। मैं कहता हूं ये ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा बच्चों के लिए। करीब 1100 बच्चा नॉन सीएलसीएन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ कंटिन्यू डाउट्स डिस्कस कर रहा है। इसलिए उस व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बुक आपने, अंकित और साहिल का कहना है कि बुक अपने पूरे अपलोड कर रखी है, जो आप कह रहे हो 32 पेपर है, तो ये करते हुए लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखो, चाणक्य का मुझे एक कथन याद आता है कि कोई भी अपनी माँ की कोख से असाधारण पैदा नहीं होता। जो असाधारण परिस्थितियों को पार कर जाता है ना, वो साधारण मनुष्य अपने आप असाधारण हो जाता है। तो अभी परिस्थितियां बहुत असाधारण है, एबनॉर्मल है, आप उसको कॉप अप कर जाइए, डेफिनेटली आप अपने आप में एक अद्वितीय योद्धा के रूप में निकल के आएंगे। थैंक यू। तो ये राठौड़ सर थे, भोला सर को आपने सुना हमारी मेडिकल के लिए, और हमारे राठौड़ सर को आपने सुना आईटी के लिए। अब मैं कंटिन्यू मेडिकल पे लेकर आता हूं, तो हमारे नवीन सर बैठे हमारे बीच में। नवीन सर जो 11th की फर्स्ट बुक पर डिस्कस करेंगे, प्लीज आए। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सभी को जो सब देख रहे हैं। मैं 11th में बात कर रहा हूँ। 11th में जो बेसिक टॉपिक है फर्स्ट बुक, उसके बारे में, जिसमें मैं कहूँ कि पहले मैं वेटेज के बारे में बात करता हूँ, जिसमें यूनिट डायमेंशन एरर स्टार्टिंग में बात करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। यूनिट एंड डायमेंशन से आप बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है। आपको बेसिक फार्मूले याद हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, वहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। आपको वैल्यू पुट करनी होती है। उसके बाद मैं एरर के बारे में बात करूँ तो एरर में, जैसे राठौड़ सर ने बताया था, अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन करना आता है तो आप एरर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं, पावर दी जाती है, ऊपर वाली पावर आगे लानी होती है, पर डिफरेंशिएशन अगर आपको बेसिक करना आता है तो इजीली कवर कर लेते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि वेक्टर आता है। वेक्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, वेक्टर में का यूज होता है। बेसिक बोल सकते हैं कि वेक्टर का काफी ज्यादा यूज है, तो वेक्टर आपको बेसिक आना चाहिए। वेक्टर के बाद अगर हम बात करते हैं आगे 2D में प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप उन दोनों को बिल्कुल भी मत छोड़िए। दोनों के डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, उनके कई यूज भी हो जाते हैं। प्रोजेक्टाइल का बहुत जगह यूज है। उसके बाद बात करते हैं एनालम और फ्रिक्शन। एनालम और फ्रिक्शन जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है और फ्रिक्शन, उनका बहुत ज्यादा नवीन सर फ्रिक्शन के बारे में बताएं। फ्रिक्शन को लेकर बता क्यों होता है मेडिकल में? फ्रिक्शन का क्वेश्चन कितने लेवल का आता है मेडिकल में? फ्रिक्शन का एक या दो क्वेश्चन बेसिक जो फ्रिक्शन है, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, इस पर बेसिक क्वेश्चन ही बनते हैं। इनमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत आईटी वाला मामला नहीं करना बच्चे को ना। बहुत ज्यादा 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक मल्टीपल फ्रिक्शन, उस पर आप अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। उस पर बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद मैं बात करूं कि जो वर्क पावर एनर्जी है और रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशन, ये तीनों लेसन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले 2-3 साल से अगर हम देखें तो हर किसी लेसन से 4 क्वेश्चन, यानी इन तीनों को मैं मिला दूं तो 12 से 13 क्वेश्चन, यानी 4 से मल्टीप्लाई करें तो 48 से 50 नंबर का पेपर आता है यहाँ से। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वर्क पावर एनर्जी में क्या बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इसमें फार्मूले ज्यादा नहीं है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस पर काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें लिमिट की पावर दी जाती है, आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। W इक्वल टू f dx, x1 से x2, और आगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्क पावर एनर्जी के अंदर जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन आता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर ध्यान रखें। उस पर क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। उसके बाद मैं बात करूं रोटेशनल मोशन पे। रोटेशनल मोशन में क्या है कि आपको जितनी भी फिजिकल बॉडी है उनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने आने चाहिए। डिस्क है, रिंग है, स्फीयर है, होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सिलेंडर है, उनकी एक्सिस पर आपको जरूर फार्मूले आपको फाइंड आउट करने होने चाहिए। इसमें 2 बेसिक थ्योरम होती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर आपको इन दोनों का यूज अच्छे से करना आता है तो आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का हर क्वेश्चन कर देंगे। उसके बाद रोटेशनल मोशन में हम लास्ट में बढ़ते हैं रोलिंग मोशन पे। रोलिंग मोशन वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। उसके रोलिंग मोशन के बाद जो इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग मोशन करते हैं, डिफरेंट बॉडी है वो एक साथ आती है, अलग अलग टाइम पे आती है, उनके टाइम पीरियड होते हैं, अलग अलग वेलोसिटी होती है, अलग अलग एक्सेलरेशन होता है, उन पे आप जरूर काम करें, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। उसके बाद मैं लास्ट में बढ़ता हूँ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें स्टार्टिंग में ग्रेविटी के वेरिएशन आते हैं, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, रोटेशन, शेप, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसमें जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, ग्रेविटेशन इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, इन पर आप काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ईजी पोर्शन है।
लास्ट में जो सैटेलाइट मोशन है वो भी आप बहुत ध्यान से करें। सैटेलाइट मोशन जो प्लेनेट का बात करें और जो अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहे हैं या सन के चारों तरफ प्लेनेट मूव कर रहे हैं, उन दोनों के फार्मूले बिल्कुल ही मिलते जुलते हैं। वहां पर मास चेंज होता है, या तो सन का मास चेंज होगा या फिर अर्थ पे अराउंड मूव कर रहे हैं तो अर्थ का मास आ जाता है। ये तो बेसिक मैंने अभी बात करी है कि वेटेज क्या है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि जैसे बच्चों के भी कई बार फोन आते हैं कि रिवीजन कैसे करेंगे। रिवीजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चा सारी साल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन लास्ट में अगर आप उनको लास्ट 45 डेज जैसे बाकी रहे, अगर आप उन टाइम में अगर आप उन अच्छे क्वेश्चन को देख के नहीं जाते हैं तो उनका जो आपने सारी साल क्वेश्चन किए हैं अच्छे, उनका कोई मतलब नहीं है। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन में आप क्या करें, सबसे पहले जो क्लास में आपको टीचर ने पढ़ाया उसकी नोटबुक, चाहे आप किसी भी कोचिंग में पढ़े हों, क्लास में टीचर की नोटबुक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। और अब मैं सीएलसी की बात करता हूं कि आप रिवीजन में सबसे पहले आप क्लास टीचर की कॉपी रखें। दूसरा बात, सीएलसी के जितने भी मॉड्यूल है उनके एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ के जाएं। उसके बाद अगर आप कहते हैं हमारे पास और टाइम है तो आप स्टेज के क्वेश्चन स्टार्ट करें। स्टेज में स्टेज 1 स्टेज 2 करें और उसके बाद स्टेज 4 करें जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। स्टेज 3 है उसमें थोड़े से क्वेश्चन का लेवल ज्यादा है, अगर आपके पास और टाइम है तो वो आप क्वेश्चन करें, लेकिन प्रेफरेंस आप स्टेज 1 स्टेज 2 और स्टेज 5 दें। स्टेज 5 में सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आईटी जेई मेन के क्वेश्चन आप नीट के लिए जरूर करके जाएं, AEEE के क्वेश्चन करके जाएं, अब में जेई एडवांस के क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, तो नवीन सर आपका कहने का मतलब है कि यूनिट डायमेंशन से लेके अप टू ग्रेविटेशन तक 45 में से आप कितने क्वेश्चन मानते हो? 8 9 10 क्वेश्चन तक मान सकते हैं। 10 क्वेश्चन जिसको हम कह सकते हैं कि यूनिट से लेके अप टू ग्रेविटेशन तक है ये। 10 क्वेश्चन आराम से माने जा सकते हैं, जिसमें उसके बाद वेटेज आ जाता है। रिवीजन इस तरह से हम कर लेंगे कि नोटबुक कर लेंगे और सीएलसी के मॉड्यूल के जो एग्जाम्पल हैं वो सारे कर लेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं कि जो इस साल, ये तो बाद में अभी कर रहा था 2020 के बच्चों के लिए जो इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं। अब जो बच्चे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हम क्लास में वीडियो शूट कर रहे हैं, आप उसको अच्छे से देखिए, उसको फेयर कॉपी में लिखिए। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आती है जो ग्रुप बने हुए आप उस पर दे दीजिए, या पर्सनल भी आप हमें सेंड कर सकते हैं, जिससे कई बच्चों के आते हैं तो सोल्व हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही फिजिकल क्लास स्टार्ट होगी तो आपकी फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो फिजिकल क्लास में आप आएंगे, यहाँ पे आप उस चीज को अभी गोला कर लें, अंडरलाइन कर लें, और जैसे यहाँ पर आएंगे तो आता ही आप हमसे वो चीज पूछ सकते हैं कि ये चीज हमें उस टाइम समझ में नहीं आई थी, तो उसको हम अच्छे से रिविजन कर देंगे। थैंक यू। आप नवीन सर हैं, आपने मेडिकल विंग में बात की 11th की 2 बुक उसकी फर्स्ट बुक की, और आपकी बातों से ये इसका बड़ा अच्छा पार्ट है। डायनेमिक्स हो सकता है क्वेश्चन 10 देती होगी, लेकिन उसके बिना आगे कहीं नहीं पढ़ सकते अपन, वेक्टर के बिना, एरो के बिना, वर्क के बिना, एनर्जी के बिना, पावर के बिना। फिर से मैं सबको एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों आपके अपने सीएलसी में 2013 से लेकर 2019 तक, आईटी में 16 से लेकर 19 तक के प्रीवियस पेपर को टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन सीएलसी सीकर यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, प्लीज आप उनको फॉलो करें। और मेडिकल में फिजिक्स रिवाइज इन फिजिक्स 40 आवर फिजिक्स पंच के नाम पे 20 डालने वीडियोस और 13 अपलोड हो चुके हैं। अब इसी क्रम में मैं आईटी के लिए हमारे प्रमोद जी ढाका से बात कराना चाहूंगा आपकी। प्रमोद ढाका जो 11th की आईटी का फर्स्ट पार्ट, जो 11th का पार्ट आप देखते हैं, आप बात करें प्रमोद ढाका जी। हेलो एवरीवन। तो बेटा अपनी डिस्कशन जो है वो 11th के पोर्शन को लेकर है। तो मैं यदि स्टार्टिंग से बात करूं तो जैसे सबसे पहले हम यूनिट डायमेंशन और एरर वाले चैप्टर के लिए बात करते हैं। जनरली जेईई मेंस में यूनिट डायमेंशन को लेकर एक क्वेश्चन पक्का रहता है, पेपर में एक क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन को लेकर डेफिनेटली रहता है। दूसरा, जब मैं एरर वाले पोर्शन की बात करता हूं ना, तो एरर वाले पोर्शन में जेईई में स्पेसिफिकली एक चीज पे ध्यान देने की और जरूरत है। अपन जनरली एरर पढ़ते हैं तो उसमें लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल के लिए ना एरर को थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं, उसके क्वेश्चंस थोड़े से कम करते हैं, जबकि वो डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हाँ, नो डाउट उनकी वैरायटीज भी थोड़ी आपको कम मिलेगी, पर उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, फिर एरर में अपने जैसे इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो 2 वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। जनरली जेईई में यदि एरर वाले पोर्शन पे क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वर्नियर कैलिपर्स पे क्वेश्चन आने के चांसेस स्क्रू गेज से ज्यादा है, और वर्नियर कैलिपर्स पे क्वेश्चन आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आए हुए क्वेश्चंस भी वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर ही है। अब उसके बाद यदि मैं आगे बात करूं जैसे 1D और 2D को लेकर, तो 1D में और 2D में देखो, इससे पहले मैं एक चीज बोलूं आपको कि आप जैसे ही कोई चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं ना, सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखें। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में से क्वेश्चन कहां से आ रहा है। जैसे हम 1D और 2D पढ़ेंगे ना, तो एडवांस में 1D और 2D में रिलेटिव मोशन पे ज्यादा वेटेज होता है।
1D और 2D के और पोर्शन का भी वेटेज है, मेंस में है बिल्कुल है, पर एडवांस में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिलेटिव मोशन से पूछा जाता है। और हम जब 1D और 2D पढ़ते हैं ना तो रिलेटिव तक जाते जाते इतना एग्जॉस्ट सा हो जाता है कि चलो यार ठीक है इसको जल्दी से स्किप कर देते हैं, जबकि वो पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1D और 2D में रिलेटिव पर ज्यादा थोड़ा सा फोकस रखें। मेंस में भी क्वेश्चन कई दफा आ चुका है इसके ऊपर रिलेटिव में, पर एडवांस में भी आते हैं। फिर आगे मैं बात करूं एनएलएम और फ्रिक्शन में, तो एनएलएम में ना मेरे को यार एक चीज बड़ी परेशान करती है कि स्टूडेंट जनरली पुली वाले क्वेश्चंस को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। मतलब 2 पुली लगी हुई है, 4 पुली लगी हुई है, और हाँ मतलब बहुत सारी जगह ना आपको ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिलेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग से लगते हैं, टाइम वेस्टिंग ज्यादा होते हैं और मेरे अकॉर्डिंग कोई वेटेज नहीं है, क्योंकि आज तक जेई में 2 या 3 पुली का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। जबकि हम जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं कि यार हाँ मजा आ रहा है उस क्वेश्चन में आगे बढ़ने में, पर उसका वेटेज क्या है? वेटेज कुछ नहीं है। तो एनएलएम और फ्रिक्शन वैसे देखा जाए ना तो एग्जाम में इसका पर्टिकुलर एनएलएम फ्रिक्शन का क्वेश्चन कम आता है, बट इसका आपको बेसिक पता होना चाहिए। मतलब एनएलएम फ्रिक्शन लेके हम लोग डरते भी थोड़ा सा ज्यादा इसीलिए कि एनएलएम फ्रिक्शन में बहुत सारी वैरायटीज के क्वेश्चन, और फाइनली जब एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं तो देखते हैं यार वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ ही नहीं रहे। तो एनएलएम फ्रिक्शन के लिए ये रहेगा कि आप उतना ही पढ़े जितना एग्जाम में आता है। उसके बाद जैसे मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो अपना वर्क, पावर एंड एनर्जी से, इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम और दूसरा लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम और बहुत सारी जगह दूसरे चैप्टर्स में भी बात करोगे ना जहां वर्क पावर एनर्जी साथ में आता है, तो उसका वर्क पावर एनर्जी का या तो वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, उस पर बेस्ड कंसेप्ट जो है वो उस चैप्टर में अप्लाई होता है। दूसरा, जैसे मैं 2D के दूसरे पोर्शन की बात करूं, जनरली प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन मेंस में आता है ना, और 2D का दूसरा पोर्शन जो है वो सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन वैसे देखा जाए तो हर एक चैप्टर में सर्कुलर मोशन के रिलेटेड लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सर्कुलर मोशन के बेसिक कांसेप्ट्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए, और उसमें भी स्पेसिफिकली बात करें ना तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, जैसे 12th वाले पोर्शन में भी आप जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सर्कुलर मोशन के, ईएमआई में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, उनमें भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपका सर्कुलर मोशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उससे आगे जैसे मैं सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन की बात करूं, तो सेंटर ऑफ मास पर बेस्ड बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं सेंटर ऑफ मास पे, पर जब तक सेंटर ऑफ मास के बारे में अच्छे से नहीं पता, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन के क्वेश्चंस हिट नहीं हो सकते सर। कोलिजन के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए भी हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं। जनरली क्या है, जैसे कोलिजन को लेकर हम लोग थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं, मतलब कोलिजन में वैरायटी भी बहुत सारी है, ऑब्लिक कोलिजन भी हो रही है, हेड ऑन भी हो रही है। तो मैं कोलिजन में अपन आईआईटी में ना सिंपल से 2 ही चीजें काम में लेते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये 2 चीजें यदि आपको पर्टिकुलरली अप्लाई करनी आती है ना तो बेटा जी ऑब्लिक कोलिजन का कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको हिट कर सकते हो। अब उसके बाद आगे मैं बात करूं रोटेशनल मोशन की, तो एसएच मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ना फॉर्मूले उसके पता होने चाहिए। फॉर्मूले सारे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन आया ना तो जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे क्वेश्चंस आगे जाकर भी आपके जैसे 12th वाले पोर्शन में भी काम आते हैं, और 11th में भी आगे के चैप्टर्स में एसएचएम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा काम आता है। तो एक तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आपको सारे फॉर्मूलाज जो है अच्छे से पता होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम अगले पार्ट की बात करें इसके रोटेशन में, तो लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है, इसमें ये मतलब रोटेशन में मैं जेई मैन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं इसको। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। उसके बाद रोटेशन में टॉर्क वाले क्वेश्चंस हैं। अब जनरली क्या है यार, रोटेशन है ना देख के थोड़ा सा डरावना लगता है, मतलब उसके क्वेश्चंस, हाँ एग्जाम में मैं ये नहीं कहूंगा कि रोटेशन के क्वेश्चन जो है वो आसान आएंगे, एग्जाम में रोटेशन के क्वेश्चन टिपिकल आते हैं, पर आप इस चीज को देखना बेटा जी कि मैन और एडवांस के पेपर की स्पेशली बात करूं ना तो रोटेशन से कई बार जेई वालों को बहुत प्यार होता है। मतलब रोटेशन से 4 या 5 क्वेश्चन, आप सोचो एक चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनको फिर, हम इस चैप्टर को लाइटली नहीं ले सकते, थोड़ा सा सीरियसली प्रिपेयर करना है। और 5 क्वेश्चन आप देखोगे ना, जनरली मतलब मैन स्टूडेंट की होती है कि सर रोटेशन का क्वेश्चन छोड़ दो, अपने बस का नहीं है। यदि 5 आए ना बेटा तो उनमें से 3 क्वेश्चन बिलो एवरेज या फिर एवरेज ही होते हैं। 2 में से भी एक बहुत टिपिकल हो सकता है, एक अबव एवरेज हो सकता है, पर 3 क्वेश्चन तो एवरेज या बिलो एवरेज ही होते हैं। तो देख के रोटेशन का क्वेश्चन
छोड़ना नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे हम बात करें ग्रेविटेशन की। देखो ग्रेविटेशन और मैं कहूं ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो एकदम रिलेटेड सा टॉपिक है। यदि आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छी प्रिपेयर है तो ग्रेविटेशन का 75% आपका पोर्शन जो है वो अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। नहीं, वैसे तो अच्छे टीचर साहब पढ़ाते साथ ही इनको दोनों को रिलेट करते हैं ना, दोनों को। दूसरा ग्रेविटेशन का जो सेकंड पोर्शन है प्लैनेटरी मोशन, जनरली ग्रेविटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन कम आता है एग्जाम में ना, प्लैनेटरी मोशन वाले पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आता है मेंस में भी और एडवांस में भी बेटा जी। आगे बात करें ग्रेविटेशन के बाद जैसे एसएचएम की, जनरली क्या है देखो वही एसएचएम में भी है ना वो एनएलएम वाली सी कहानी उलझ जाती है कि एसएचएम में बहुत सारी वैरायटी बनती है, एनएलएम में बनती है, और हम उन वैरायटीज को लेकर मतलब टाइम पीरियड की कैलकुलेशन में इतना उलझ जाते हैं कि हम बेसिक चीजें छोड़ देते हैं। एसएचएम में इक्वेशन वाले, एनर्जी वाले क्वेश्चंस, और आप एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस है वो एनर्जी वाले या इक्वेशन वाले ही है। बहुत सारे एसएचएम के टाइम पीरियड कैलकुलेशन के टिपिकल क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आ ही नहीं रहे। उसके बाद आगे बात करें जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स को लेकर बात करें तो बेटा जी फ्लूइड मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट चीजें आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दूसरा बर्नौली प्रिंसिपल, और एक विस्कोसिटी पर भी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में पूछे जाते हैं। एक इलास्टिसिटी की मैं बात करूंगा। देखो यार इलास्टिसिटी वैसे छोटा सा टॉपिक है, क्लास में पढ़ाने जाते हैं ना तो 2 या 3 लेक्चर मैक्सिमम बनते हैं, तो स्टूडेंट जनरली ये मेंटलिटी बना लेता है कि टॉपिक जो है वो कम वेटेज का है, टॉपिक इतना ही है। बट जनरली जैसे मैं पिछले 2-3 साल से ट्रेंड देख रहा हूं तो पर ये अपने जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, जेई मैन की बात करें पिछले साल 8 पेपर थे, फिर 8 थे, तो लगभग टाइम इलास्टिसिटी या सरफेस टेंशन, और दोनों ही छोटे से टॉपिक है, सरफेस टेंशन भी लगभग 2 क्लास का है, इलास्टिसिटी भी 2 से 3 क्लास, बट इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है, तो आप इन टॉपिक्स को सीरियसली प्रिपेयर करें। अच्छा, सरफेस टेंशन में कैपिलरिटी के जो क्वेश्चंस है ना स्पेशली उनको बेटा जी अच्छे लेवल पर प्रिपेयर करना, क्योंकि एडवांस वाले जब सरफेस टेंशन पे क्वेश्चन पूछते हैं ना तो एडवांस के पेपर में कैपिलरी ट्यूब पे क्वेश्चन स्पेसिफिकली ज्यादा आते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे मैं वेव थ्योरी की बात करूं, वेव थ्योरी में टॉपिक थोड़ा सा वाइड है और हम लोग स्टार्टिंग का टॉपिक पढ़ लेते हैं और लास्ट वाले टॉपिक पे थोड़ा सा वेटेज कम देते हैं। फिर वही एग्जाम वाली बात करूंगा ना तो वेव थ्योरी में जनरली स्टैंडिंग वेव्स, बीट्स या डॉपलर इफेक्ट पे ही क्वेश्चन आता है। अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम क्वेश्चन वेव थ्योरी में स्टैंडिंग वेव का, बीट्स का या डॉपलर इफेक्ट का है, तो इन टॉपिक्स को हमें वेव थ्योरी में अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद ये मेरे अकॉर्डिंग हीट जो है वो जेई एडवांस के हिसाब से यदि किसी स्टूडेंट को एडवांस क्रैक करना है तो मतलब हीट 11th का और 12th का बोर्ड, ये 2 चैप्टर तो आपके बहुत अच्छे प्रिपेयर होने चाहिए। एडवांस के पेपर में बेटा 36 से जनरली 36 to 40 के बीच क्वेश्चंस वेरी करते हैं और उनमें से 4 to 5 क्वेश्चंस हीट के टॉपिक से आते हैं और उनमें भी स्पेसिफिकली थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर जो है उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बात यहां तक ठीक है मेरी? तो हीट में अपने को स्पेशली जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है ना उसमें भी फर्स्ट लो, जैसे आप उसमें मैं कहूं आप चैप्टर करने बैठे तो एक एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन ज्यादा है। अब आप एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन करेंगे ना तो उससे आपका लगभग हीट जो है, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। तो ये तो क्या कहना चाहते हो आप दादा जी की हीट और बोर्डन 2 अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है? बिल्कुल आपने सही बात कही इसमें। तो आपने पूरे 11th के पार्ट को डिस्कस किया, क्या मानते हो राठौर सर जेई में दोनों आधे आते हैं 50-50%? बिल्कुल। बोला जी मेडिकल 50 आते हैं, मेडिकल में क्यों बोला जी? क्यों सर भाई मेडिकल में एक ध्यान दे 11 50% और 12 राउंड फिगर में 48 हो सकती है, 52 हो सकती है, वेटेज आपका मानो बराबर है। तो डाका जी ने हमारे पूरे 11th को पॉइंट टू पॉइंट बात करके आप डिस्कस किया, अपने बात को 1 मिनट में समराइज कर दें लास्ट में डाका जी। तो बस यही रिक्वेस्ट है बेटा कि एक तो प्रीवियस ईयर पेपर करें ढंग से, चैप्टर पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर से गो थ्रू हो ले ताकि उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो कहीं आपकी स्किप ना हो जाए। दूसरा, मैं जेई मैन के करंटली क्रेश कोर्स वाले बैचेस में मेरी क्लासेस है, तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि बेटा हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की बजाय जो हमारे क्लासरूम में करवाया जा रहा है, जो आपके वीडियोस में आ रहा है ना, उस वाले पॉइंट पर ही फोकस करें।
जितना मैंने अभी बोला है ना, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम कंसंट्रेशन उसी के आसपास रहता है, ताकि आपको मैं एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट दे सकूं। थैंक यू डाका जी। ये मेरी टीम जो बात कर रही है वो दो स्टेप पे बात कर रही है। एक हमारी टीम बात कर रही है 2020 के प्लेयर से, जो जेई और नीट 2020 का देना, 20 जुलाई को जेई देना, 26 जुलाई को नीट देना है। एक हमारी जो वीडियो क्लासेस चल रही हैं उनके बारे में, ये सब वो टीम है जो वीडियो क्लासेस ले रही है। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे आगे बढ़ाते हुए हमारे सुखदेव चौधरी सर से। सुखदेव चौधरी साहब के पास माइक, और सुखदेव चौधरी सर के पास माइक पहुंचा। आप मेडिकल विंग की फैकल्टी है और आप 11th के सेकंड बुक जो स्टार्ट होती है एसएसएम से अप टू लास्ट तक, प्लीज आए सुखदेव, आए आप सुखदेव सर। हेलो एवरीवन, फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हुए जितने भी सारे विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मेरा जो मेनली फोकस है वो 11th की जो सेकंड बुक है उस पर रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे टॉपिक वाइज अपन बात करते हैं, अब आपकी जो पढ़ने की स्ट्रेटेजी है वो किस प्रकार की रहनी चाहिए, उसके बारे में राठौड़ सर, ढाका सर, इन्होंने बहुत डिटेल से बात की है। तो अपन टॉपिक वाइज बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एसएचएम की। तो एसएचएम के अंदर जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, ये बहुत ईजी भी होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करते हैं तो भी काफ़ी ये प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन बात करते हैं वेव की बात करते हैं। तो वेव के अंदर स्टूडेंट्स डॉपलर इफेक्ट की अगर अपन बात करें तो डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी और स्कोरिंग मतलब टॉपिक है। इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो कम से कम आता ही है, एक या दो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इसमें रहती है। इसके बाद में जो ऑर्गन पाइप है उस पे क्वेश्चंस नीट के अंदर। और इसके बाद में जैसे अपन बात करते हैं, अपन वेव की बात कर रहे थे, तो वेव के अंदर जैसे बेसिकली स्टार्टिंग में अपन जो वेव पल्स है उसकी इक्वेशन वगैरह उसमें अपन बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। तो इतना मैथमेटिकल अपने को नीट में जाने की जरूरत नहीं है। जेई में उसके बारे में राठौड़ सर वगैरह ने खूब आपको बता दिया, ठीक है ना। तो जेई में आप मैथमेटिकल अप्रोच उस पर जा सकते हैं, पर नीट के अंदर आपको उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन बात करते हैं हीट। देखो हीट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मान लो कि हीट से जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी आते हैं और बहुत अच्छे से अपन उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत इजीली उसके अंदर जो मार्क्स है वो अपन गेन कर सकते हैं। हीट के अंदर स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसके अंदर जो वर्क डन की कैलकुलेशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। और इसके अंदर एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, रेफ्रिजरेटर और कार्नोट इंजन वाले क्वेश्चंस। तो रेफ्रिजरेटर और कार्नोट इंजन वाले जो क्वेश्चंस है ये तो मतलब मोस्टली ये मान लो कि अल्टरनेटली 1-2 साल बाद में रिवाइज होता ही है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के अंदर जो कंडक्शन के अंदर जैसे रोड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस बहुत पूछे जा सकते हैं। और फिर उसके बाद रेडिएशन के अंदर जैसे न्यूटन्स कूलिंग लॉ है और इसके बाद वीन्स लॉ है, इस पे क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। किरचॉफ लॉ है, उस पे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो नहीं, मैं एक बात यहाँ सुखदेव कहना चाहूंगा, जो टारगेट के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो जब आप कंडक्शन पढ़े हीट का तो शायद अपन सर्किट के साथ पढ़े तो बहुत इजी रहेगा, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जैसे रेजिस्टेंस वाली जो प्रॉब्लम्स है वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन, हीट कंडक्शन अपन कोरिलेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद में हीट के अंदर अगर अपन बात करें तो कैलोरीमेट्री के अंदर जो मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, लिक्विड की मिक्सिंग वाले क्वेश्चन, वो बहुत आसान है और बहुत इजीली अपन कर सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन की अगर अपन प्रैक्टिस कर ली तो उसके अंदर अपना गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद में थर्मल एक्सपेंशन, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको अपन बहुत कम टाइम के अंदर कवर कर सकते हैं, एक क्वेश्चन उससे भी आ सकता है, ठीक है ना। थर्मल एक्सपेंशन वैसे इग्नोर टॉपिक है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बट जैसा कि राठौड़ सर और ढाका सर ने बताया कि थर्मल एक्सपेंशन मतलब जिन टॉपिक्स को अपन पहले इग्नोर करते थे उनसे आजकल क्वेश्चन सब पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। इसके बाद में अगर अपन बात करें फ्लूइड की, तो फ्लूइड इसके अंदर जैसे मेनली अपना जो फोकस है वो बर्नौली थ्योरम पे रहना चाहिए। और बर्नौली थ्योरम के बाद में जैसे स्पीड ऑफ इफ्लक्स है उस पर अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में एक जो एक्सिस प्रेशर है, जैसे मतलब बबल है उसके लिए, जैसे ड्रॉप है उसके लिए, इस पे बेस्ट क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, कोई घुमा फिरा करके क्वेश्चन नहीं आते हैं। और इसके बाद में सरफेस टेंशन के अंदर अगर अपन बात करें तो कैपिलरी रिएक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से अपन कर सकते हैं। और एक मैं आपको बताना भूल गया, फ्लूइड के अंदर जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने चाहिए, बिल्कुल थ्योरेटिकल और बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। और इसके बाद में सरफेस टेंशन है, उसकी अपन बात कर ली अपन है। इलास्टिसिटी है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और एक एनर्जी वाले जो क्वेश्चंस है
वो अपन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स, मैं इसमें क्रैश कोर्स की क्लासेस ले रहा हूँ, तो क्रैश कोर्स की जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी स्पेशल गुजारिश ये है कि आप बेटा गिव अप नहीं करें, बिल्कुल आप कंटिन्यू एकदम बने रहें। और जो भी आपका वीडियो लेक्चर होता है, लगभग जैसे 1.25 से 1.5 घंटे का वीडियो लेक्चर होता है, उसको आप एकदम कंटिन्यू देखें, इसके बीच में जो गैप है वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। और इसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि पूरा अगर आप लिखने बैठोगे तो आपको 1.5 घंटे का लेक्चर वो तैयार करने में कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे, और इतना टाइम अपने पास में है नहीं। तो आपको कम से कम टाइम में, मतलब जैसे 1.5 घंटे का लेक्चर अगर आपको 2 घंटे में तैयार करना है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और स्पेशली जिन टॉपिक्स में आपको लगता है कि यार इसमें मैं गलती कर सकता हूँ, तो उन टॉपिक्स पे आपको मेनली फोकस करना है, ठीक है ना। और बाकी सारी बातें होगी, अच्छे से एकदम बिल्कुल पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सुखदेव सर। मैं बच्चों एक बार फिर आपके बीच आना चाहता हूँ। आप एक थोड़ा सा, जो भी लोग लाइव हैं, अभी भी 227 लोग लाइव चल रहे हैं, बिल्कुल एक शानदार सा पिक्चर। हमें 1 घंटा हो गया लाइव बैठे हुए। दोस्तों, ये हमारी फिजिक्स की टीम लाइव चल रही है। ऐसे कल मंगल केमिस्ट्री आएगी, बुध को बायोलॉजी आएगी, और थर्सडे को हमारी मैथ की टीम आएगी। और फ्राइडे को दोस्तों 1996 से लेके 2019 तक जो बच्चे सिलेक्ट हुए आईटी मेडिकल, उन सब के व्यूज होंगे, उनके लाइव रहेगा। ओके डियर। और एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, संडे को, संडे मतलब किस तारीख को आएगा? संडे 14 तारीख को नीट और जेई के कट ऑफ के बारे में मैं आपसे विशेष खुद बात करूंगा। 14 तारीख को 14 जून संडे को नीट और जेई की कट ऑफ क्या होती है, रैंकिंग कैसे आती है, एक क्वेश्चन मार्क खेल कितना बनाता, कितना बिगाड़ता, उसकी बात हम करेंगे। ओके डियर। आप जानते हो आपकी सीएलसी ऑनलाइन क्लासेज हर बैच चला रही है। हर थर्सडे को आपकी सीएलसी अपना एक बैच स्टार्ट कर रही है। दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे इतना सा मैटर हमने आपको दे दिया कि उसको ढंग से फॉलो आप कर लेना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा आपके अपने सीएलसी जेई और नीट 2020 के लिए 2020 के लिए डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुके 4 जून को, जिसको आप कोई भी स्टूडेंट देख सकता है। सीएलसी नॉन सीएलसी आप दे सकते हैं। सीएलसी सीकर हमारा प्लेटफॉर्म है, उस पर आप जाएं और देखें। अब आगे बात करना चाहूंगा हमारे किशोर सर से, जो भी स्टूडेंट भी रहे हैं, तो आज टीम मेंबर है हमारे। किशोर सर प्लीज। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि राठौड़ सर ने पूरा आपको डिस्कशन दिया और सुखदेव सर ने दिया, तो एक तो मैं आपसे बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी आपके 20 के प्लेयर्स हैं और 21 के हैं। हालांकि मुझे बोलना तो बात करना किस पे है, 12th का जो सेकंड पोर्शन उससे बात करनी है, पर फिर भी एक बात कहना चाहूँगा आपको कि बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर और साथ में यूनिट डायमेंशन और साथ इसके मेजरमेंट, ये चीज चारों जो है वो हर किसी नीट एस्पिरेंट को आनी चाहिए। यदि ये आपको नहीं आती है तो आप थोड़ा सोचें पहले। अब यहां से अगर आप पार हो जाते हैं, उसके बाद आप देखें कि सबसे पहले जैसे इससे पार होते हैं तो आपका पहला पायदान आता है, वो है जो कम से कम आपके 10 से 20 साल के जो पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, आप पहले गो थ्रू होम से देखें क्या हमें वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं वो, तो फिर आप नए क्वेश्चंस करें। अगर नहीं आ रहे हैं तो पहले आप उनके साथ खुद से लड़ें अच्छे से। ये पहला आपका प्रोग्राम है। यदि यहाँ आप अच्छे से पार पा लेते हैं तो आप, मैं निश्चित मानिए आप अच्छा करेंगे, आपका स्कोर अच्छा बनेगा। अब मैं आता हूँ मेरे सब्जेक्ट पे। तो मुझे बात करनी थी, उसमें मेनली 2 टॉपिक है, एक तो ऑप्टिक्स, दूसरा कौन सा आपका मॉडर्न प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहले ऑप्टिक्स के 2 पार्ट है, आपका रे ऑप्टिक्स और कौन सा वे ऑप्टिक्स। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अपन क्या तो पढ़े क्या छोड़े, तो वहां बड़ी समस्या आती है। बच्चे कई बार अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि सर अपन कौन सा टॉपिक छोड़ दें, मैंने तैयार नहीं करा। तो भाई पक्की बात मानो कि ये 2 जो पोर्शन है ऑप्टिक्स का और मॉडर्न प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, आप इसमें कहीं पर भी किसी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। यदि आप यहाँ छोड़ते हो तो आपकी स्टोरेज है वो अच्छी नहीं कर पाओगे। यहाँ एक भी क्वेश्चन आप छोड़ने लायक है ही नहीं। तो पहला तो आपका ये पक्का बन गया कि आपको ये सारे जो कोर्स हैं यहाँ से क्वेश्चन करने भी हैं, सीखने भी हैं, फ्रीक्वेंटली करने हैं। अब देखो, जैसे आपको ऑप्टिक्स की बात थी, वैसे राठौड़ सर ने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो मैं मेरी बात पूरी करूं उससे पहले उसको एक बार रिवाइज कर लो आप कि सर ने क्या बोला था। फिर भी मेरी बात पूरी करता हूँ, बताता हूँ कि रे ऑप्टिक्स से नीट के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो उसमें रिफ्लेक्शन और इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व्ड मिरर एंड लेंस, वो आपको ठीक से आनी चाहिए। फिर ज्यादा क्वेश्चन आजकल जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं बेटे सी लेंस के कॉम्बिनेशन पे। यदि वहां अच्छे से खूब प्रैक्टिस करें आप, 2 लेंस हैं, 3 है, उसको मीडियम भरा गया है, उससे फिर इमेज कहाँ बन रही है, वो सारा अच्छे से करें और क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अगर आप ढंग से काम करते हैं ना कर्व्ड मिरर की और लेंस की इमेज फॉर्मेशन पे, तो बिल्कुल अच्छा आप परफॉर्म करेंगे।
मान के चले आप। तो यहाँ से आप निकल लिए, यहाँ कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, गलत होने के चांस नहीं रहते। वे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो इंटरफेरेंस का काम करो आप जैसे। फिर आप आते हो इंटरफेरेंस में तो YDIC बड़ा इंपॉर्टेंट है, और डिफ्रेक्शन में पक्का क्वेश्चन आपका आता है सिंगल स्लिट वाला, और जो पोलराइजेशन का है लेंस का नहीं पक्का है वो बना होना है, तो डेफिनेट आना है। लगातार मैं देख रहा हूँ आज से 4 साल या 5 साल में जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं वहां बिल्कुल उनकी जगह फिक्स हो चुकी है। अब आप कितना उसको कर पाते हो तो आप पे डिपेंड करता है, आपके पास समय है और इसको कर पा रहे थे। तो इस बार जो 2020 का जो एग्जाम आपका होने वाला है वहाँ आपको इतना समय पहले मिला है और मिल रहा है, 45 दिन हमारे पास समय पड़ा है, उसमें आप अगर जो CLC का जो पूरा प्रोग्राम उसको आप फॉलो करते हैं ना, तो निश्चित मानो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप जस्ट हमारे साथ हो जाओ, बस आप जुड़ जाओ, बस लाइन टू लाइन चलो, बॉस की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हो ना, बिल्कुल आप देखो हर नेचर ने अपने को इस तरह से सिस्टमेटिक कर दिया कि CLC के साथ जुड़ करके आप बिल्कुल इस पंच को आप देखें ढंग से, जो आपके पुराने पेपर हैं उनको अच्छे से देखें, और जो आपके 40 जो हमने एपिसोड रिवाइज किया हुआ उस पे लग जाओ, आप उस पे काम कर लेते हो तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा करना ही नहीं है। चलो ठीक बात है, अब आता हूँ वापिस उसमें ऑप्टिक्स की बात मैंने की थी, वहां पूरा काम हो गया। अब आते हैं अपन मॉडर्न क्लास कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहां आप क्या करें। सबसे पहले देखो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और रेडिएशन प्लस कौन सा मैटर वेव, वहां से मिक्स क्वेश्चन आते हैं। वहां आपको सबसे पहले स्ट्राइक करनी किस पे चाहिए, वहां करनी चाहिए जो फोटॉन्स वगैरह की एनर्जी वगैरह है, फ्रीक्वेंसी वगैरह है, उससे किस तरह से उनका फास्टली फ्रीक्वेंटली कन्वर्जन आपको अच्छे से आना चाहिए। यदि वहां आप मार खा रहे हो ना तो आप वहां आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तो पूरा पोर्शन है, इसका पीछे वाले से कोई लिंक नहीं है। आप सोचिए जरा सा, इस पूरे पोर्शन का रे ऑप्टिक्स का और इस पूरे का पीछे वाले से कोई लिंक नहीं है। आप बिल्कुल, यदि आपको अच्छा भी नहीं आता ना पहले वाला, तो इस पे तो आप अच्छा काम कर सकते हो, यहाँ स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका है। तो अगर आपने फोटोन की फ्रीक्वेंसी से उसकी एनर्जी बनाना, उसकी वेवलेंथ से एनर्जी बनाना, या उसका रिवर्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना अगर आपको जैसे आ रहा है, तो आप यहाँ से फिर आप आगे निकल सकते हो। फिर आप बात करते हो, तो अगर आपने पढ़ा है इसमें अच्छे से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक λ1 दी होती है, λ2 दी होती है, वोल्टेज दे रखा होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसका कन्वर्जन बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आ रहा है, 3 साल से मैं देख रहा हूं। वहीं से टारगेट कर रखा है नीट ने भी, वहां से क्वेश्चन लेना ही लेना है, तो आप उसमें अच्छा काम करें। फिर आप आते हो जैसे आपका न्यूक्लियर प्लस कौन सा रेडियो एक्टिविटी है, तो रेडियो एक्टिविटी में अगर आप एक्सपोनेंशियल डिक्रीज जो है उस पर ठीक से काम कर लेते हो और हाफ लाइफ को ढंग से समझ लेते हो, मिला के साथ मिलाकर कुछ 4-5 फॉर्मूले हैं उनको मिक्स करके आप क्वेश्चन करते हो। अभी जैसे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे पुराने सालों के, तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन करते हैं कि टाइम पीरियड जो दे रखा होता है वो हाफ लाइफ के टर्म के रूप में होता है, 2 हाफ लाइफ है, 3 हाफ लाइफ है, और उस टर्म के अंदर हल्की से अगर आप अप्रोच कर लेते हो तो निश्चित मानो आप उसमें बेटर करोगे। यहाँ से आप निकल लो, यहाँ ज्यादा काम नहीं करना है, तो टॉपिक फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आने हैं और थ्योरी फिक्स है इसकी, आपको नए कोई प्लान करना ही नहीं है। अच्छा, अब जैसे अपन आते हैं बाद में यहाँ से मॉडर्न में आते हैं, तो मॉडर्न से अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे क्या है, डायोड है, और अगर पुराने पेपर के आप क्वेश्चन देखते हो तो वहां से आपको सीख मिलती है मुझे पढ़ना क्या है। तो उस बेस पे अगर आप बात करें इसमें, तो देखें जो फोटो डायोड वगैरह हैं, जेनो डायोड वगैरह हैं, LED वगैरह हैं, आज की वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, और लॉजिक गेट का क्वेश्चन पक्का है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वहां आप अच्छे से कर सकते हो। तो अब देखो, यहाँ मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि आप इस पोर्शन को किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते, और इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन। और अगर वेटेज की बात करता हूं तो बच्चों यहाँ 20 से लेकर के करीब करीब कई बार 35% तक का पोर्शन यहाँ से पूछा गया है। 20% तो कम से कम आना ही आना है, और इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्यों नहीं अपना स्कोर बनाए। अब स्कोर बनाना है तो आपके पास 2 टारगेट है, या तो मुझे ओनली सिलेक्शन चाहिए या मुझे रैंक चाहिए। तो ये जो पोर्शन है वो सिलेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ में रैंक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों हिसाब से आप इसको अच्छा करें। ओके, अच्छा, दूसरी बात, लास्ट बात और इसमें ऐड कर दूं मेरी, कि अपन क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो क्रैश कोर्स के अंदर जो बेटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है, उतना उस पर हम खुद इतनी मेहनत करते हैं, पहले उसको खुद से तैयार करते हैं। एक वीडियो लेक्चर को तैयार करने में कम से कम 1.25 घंटे से लेकर 1.5 घंटे क्लास में हम लोग 3 घंटा क्लास तैयार करने में लगाते हैं। तो सोचो आप कितनी मेहनत कर रहे होंगे, ओनली शूट करने में लगता है टाइम। तो अगर ढंग से आप ओनली क्रैश कोर्स भी अभी ज्वाइन कर लो, आपको क्रैश कोर्स
उससे आपको इतना, और जो बच्चा अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन करेगा ना, मान के चलो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैं क्रैश कोर्स के बारे में बताऊं किशोर को, लास्ट 1 जून से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है और आप उसको अभी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ वीडियो हो सकता है आपको, लेकिन 12 जुलाई को हम सारे वीडियो वापस रीओपन करेंगे। 12 जुलाई से 25 जुलाई के बीच हमारे सारे वीडियो रीओपन रहेंगे क्रैश कोर्स में, तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। अभी भी सेल्स लाइव टोटल पे जाके हमारे वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं आप सर। तो अब मोस्टली मैंने इस बातें आपसे शेयर कर ली और ज्यादा बॉस, थैंक यू, आप कुछ आगे बढ़ाएं बात। थैंक यू किशोर सर, आपकी बात हुई पूरी। अब मैं चाहूंगा भोला जी, सबसे पहले बोलने का मौका मिल गया था तो मैं चाहता हूं भोला जी अपने बात को 2 मिनट कुछ कहें। हमारे भोला जी हमारे सीनियर व्यक्ति हैं, फर्स्ट ऑप्शन आने इसके बाद बिल्कुल। अब भोला जी 2 मिनट आपको और दिए जाते हैं। दोस्तों, जैसे आपसे बात कहूँ, अभी अपनी क्लासेस वगैरह चल रही हैं, इन क्लासेस के माध्यम से आप थोड़ा सा आप ये मिसगाइड हो सकते हैं। अपन क्या वीडियो देखते देखते अपन थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, तो फिर हम जो चीज पढ़ाई कर रहे हैं हम पूरा उस चीज को पढ़ाई के टाइम पे पूरा वीडियो को कंसंट्रेटली देखें। कई बार होता है वीडियो देखते रहते कोई मोबाइल अपने हाथ में होता है, तो वीडियो चल रहा है, चलते चलते कोई दूसरा कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया, फेसबुक मैसेज आ गया, हम उसको देखने लग जाते हैं पढ़ाई छोड़कर। तो मेरा कहना मतलब यही कंक्लूजन है कि अभी अपने पास जो 2020 के प्लेयर्स चल रहे हैं अपने, आप इस चीज से बिल्कुल डाइवर्ट ना हो, ठीक है, इससे बिल्कुल डाइवर्ट ना हो, आप बिल्कुल कंसंट्रेट पढ़ाई करें। ठीक है, आपको मन करता है बीच 10-15 मिनट अलग से उसको आप ट्राई कर सकते हैं, व्हाट्सएप खोल सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, बट पढ़ाई के टाइम पे आपको कंटिन्यू 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, पूरा उसी पे कंसंट्रेट करें। ठीक है, उस चीज को मतलब ऐसा नहीं मिक्स करें टाइम को, तो ना तो इधर करेंगे ना उधर करेंगे। तो कहने मतलब है कि 2020 प्लेयर्स जो है, आप अभी जो टाइम बचा हुआ है केवल मुश्किल से 45-50 डेज है, तो आप 100% अपना उसी को दें। और जो क्लास चल रही है रनिंग में, रनिंग क्लास के बारे में बताऊं तो आपको बेटा जो अभी किशोर सर ने कहा कि हमें आपको जो 1 घंटे का या 1.5 घंटा वीडियो देना होता है, उसके लिए हमें लगभग 3 से लगभग 4-3 घंटे की रिकॉर्डिंग के लिए हमें, मतलब 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग के लिए हमें 3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सोचिए उसके लिए पीछे कितनी हमारी मेहनत इसमें इंक्लूड है। तो आप उसको सीरियसली देख के आप अपना काफी अच्छा स्कोर बढ़ा सकते हैं। मतलब आप को टॉपिक समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, क्लास के अंदर हम बात करें, क्लास के अंदर हम लगातार 1.5 घंटा आपके साथ है, तो 1.5 घंटे में जो मैटर आपको यहाँ पर दे रहे हैं, 1 घंटे के अंदर आप जो वीडियो देखते हैं तो 1 घंटे में आपको 2 घंटे से ज्यादा का मैटर आपको मिलता है। और कोई भी चीज, उस चीज को आप कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में, तो उसको आप एक बार आगे से पॉज करके थोड़ा पीछे लाके उसको वापस देख सकते हैं। और साथ साथ कोई भी चीज रिकॉर्ड है तो उसको आप पॉज करके उसको साथ में नोट बनाइए। तो बिना नोट्स बनाए आपका टॉपिक बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो ये चीज, और एक बेनिफिट और है कि जो भी हम वीडियो लेक्चर अपलोड करते हैं, लगभग 7 दिन तक वो उस पे वीडियो का अपलोड रहता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको बेनिफिट है। मान लो एक दिन एब्सेंट जो नहीं देख पाए, तो आप उसको 7 दिन तक हमारे सारे वीडियो वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, आप उसको कभी भी उसको रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, ये कहना चाहूंगा मैं। ओके, तो ये हमारे भोला जी थे भैया हमारे, बिल्कुल। तो मैंने कहा इसको शुरू बैटिंग मिल गई तो मैं एक मौका बोल दिया जाए, अनुभव हमारे काम आए। अब मैं चाहूंगा कि हमारे सोलंकी सर भी आए हुए हैं, तो सुखदेव सर आप एक बार वहां बैठ के हमारे सोलंकी सर को भी जगह दे दें। सोलंकी सर आप बैठे और आपको बोलो, उसके ऊपर जगसीर सर मेरे, बिल्कुल आप आ जाए, बिल्कुल आप बैठे सोलंकी से। हमारे प्लीज फैकल्टी भी हैं, हमारी कोर टीम के मेंबर भी हैं, हमारे जगसीर सर भाई आपसे बात करेंगे। आप एक मिक्स बात करेंगे, 5 मिनट आपको समय दिया जाएगा। जय CLC टू एवरीवन। मेरे साथियों ने सब्जेक्ट के बारे में टॉपिक वाइज सब बता दिया है, कैसे पेपर को डील करना है, क्या है, किस टाइप से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। मैं यहाँ पर मोस्टली 2 ही क्वेश्चंस के पर डिस्कस करूंगा। एक तो स्टूडेंट्स का है कि डेली टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स या फिजिक्स पंच क्यों करें, उसका क्या फायदा है। और दूसरा, यहाँ पर पेपर कैसे हमें टैकल करना है, एग्जाम में जो पेपर आएगा उसको कैसे सॉल्व करना है। अधिकतर स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन से लगते हैं, लास्ट तक उसे कंटिन्यू करते हैं, कभी भी पेपर को ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें पेपर के पैटर्न के बारे में समझना होगा, पेपर आता कैसे है नीट में। नीट के अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करें तो हमें क्लियर पता लगता है कि इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से डेफिनेशन टाइप होते हैं, जो डायरेक्ट डेफिनेशन से आते हैं, या किसी की वीमा पूछ ली जाती है, जिसके लिए आपको टोटली एनसीईआरटी पढ़नी होगी। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। किसी भी डेफिनेशन पर क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठकर आता है। 15 से 20 क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो एक सिंगल टॉपिक से होते हैं। डेफिनेटली वो एक सिंगल टॉपिक से होंगे, एक सिंगल फॉर्मूला वाइज होंगे। जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एनएलएम बहुत टफ पार्ट है,
लेकिन एनएलएम से जो क्वेश्चन आता है वो ओनली एक सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है जो बहुत ही इजी होता है। इसके बाद तीसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होगा, एनसीईआरटी पढ़नी होगी, एनसीईआरटी के साथ साथ हमें मॉड्यूल्स भी करने होंगे और न्यूमेरिकल की ज्यादा से ज्यादा हमें डिस्कस करना होगा आपसे। इसके बाद तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें दो टॉपिक, दो से ज्यादा टॉपिक के कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन होते हैं जो मिक्स होते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए भी हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और चौथे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और दो से ज्यादा टॉपिक को मिक्स किया जाता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई क्वेश्चन आ रहा है, उसमें किसी पार्टिकल को पूछ लिया उसने कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर सम टाइम, उसमें उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, वेलोसिटी पूछ ली, कांस्टेंट फोर्स दिया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट भी लग रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जब पेपर को आप करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपके वो 15-16 क्वेश्चन जो हर किसी बच्चे को आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, वो करने चाहिए। उसके बाद सेकंड राउंड में आपको वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करने चाहिए जिनमें कोई एक सिंगल फॉर्मूला लग रहा है। उसके बाद आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहिए जो दो से ज्यादा टॉपिक से आते हैं। और लास्ट में आपको जो दो से ज्यादा टाइप के टॉपिक से मिलकर एक न्यूमेरिकल बना होता है। तो आपको 4 लेयर में उस पेपर को करना पड़ता है। उस पेपर को छानो पहले, ऐसा नहीं है सीधा लगे पहले क्वेश्चन से लगे और लास्ट में करें, क्योंकि ये क्वेश्चन लाइन में नहीं होंगे। एक क्वेश्चन टफ होगा, फिर इजी आ जाएगा, फिर मीडियम लेवल का होगा, फिर बहुत टफ आ जाएगा। तो क्या होता है, बच्चा जैसे ही करने बैठता है टफ क्वेश्चन आ गया तो वहीं रुक जाता है, तो जिससे उसके आगे के बहुत सारे इजी क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। पेपर के बाद बच्चा आता है कहता है मैं ये क्वेश्चन तो छोड़ ही आया, हुआ ही नहीं। क्यों? टाइम नहीं बचा। क्यों टाइम नहीं बचा? क्योंकि उसने ज्यादातर टाइम को किल कर दिया किसी एक टफ क्वेश्चन में। तो आपको एक क्वेश्चन पर रुक कर नहीं बैठना, जो इजी वे के क्वेश्चन है उनको निकाल लेना है पहले, उसके बाद आपने टफ क्वेश्चंस को करना है। अब एक बात अधिकतर स्टूडेंट पूछते हैं, सर टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, सर स्पीड कैसे बढ़े। अब ये स्पीड क्या है? स्पीड का मतलब ये थोड़ी है कि कितने टाइम में मैं उस क्वेश्चन को कर रहा हूं। स्पीड का मतलब है आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ा, वो कितने सेकंड में आपके माइंड में क्लिक हो गया है कि इसको इस मेथड से करना है, ये है स्पीड। और ये स्पीड कैसे बनेगी और ये टाइम मैनेज कैसे होगा, इसके लिए आपको सीएलसी ने प्रोवाइड करा रखी है डेली टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उस प्रैक्टिस के लिए हमने आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रखी है। आप हर रोज एक टॉपिक को पढ़िए, हर रोज उसका टेस्ट दीजिए। जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं आप उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज कीजिए। जैसे मेजर टेस्ट आएगा उसमें आपका उस टॉपिक का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिजिक्स पंच नाम से हमने 20 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। बोस ने खुद ने वीडियो लेक्चर उसका डिस्कस किया हुआ है, किशोर सर ने किया हुआ है, आरडी सर ने किया हुआ है। 20 अपलोड नहीं हुए, 20 अपलोड हो गए, 13 अपलोड हो चुके, 13 अपलोड हो गए। 13 अपलोड हो चुके, तो बाकी के भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे, तो आप उनको भी करें। उनकी पीडीएफ फाइल हमारे ग्रुप्स में आ रही है। जो बच्चे ग्रुप से जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े वो बोस के नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं, चाहे वो बच्चा सीएलसी का है चाहे वो सीएलसी का नहीं है। ये सभी उन बच्चों के लिए है जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां हम उसकी पीडीएफ डाल रहे हैं और वहां से भी उससे पेपर को करें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जरूर करें। क्यों करें? क्योंकि उससे एक हॉबी आपका मिट जाएगा कि पेपर बहुत टफ है। पेपर टफ नहीं आता नीट का पेपर बहुत इजी आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें 30 to 32 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, उसे हर बच्चा आसानी से कर सकता है। तो जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है और हाँ मुझे आ रहा है। तो जो एक दिमाग में होता है कि फोबिया रहता है फिजिक्स का, वो आपका दूर होगा उससे। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम के अंदर जब भी आप बैठो तो आपका मेंटली आप थोड़ा प्रिपेयर रहें, डिस्टर्ब ना हो। जाकर बच्चे वहां घबरा जाते हैं, ये घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पेपर को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो डेफिनेटली घबराहट भी कम होगी। और इन चीजों की प्रैक्टिस आप जब आपके डेली टेस्ट सीरीज हो रहे हैं उनमें करो। अब डेली टेस्ट सीरीज में जो पेपर आता है उसमें भी डेफिनेटली 4 लेयर के क्वेश्चन आते हैं। आप उसे एक सीक्वेंस में मत चलो कि एक फर्स्ट क्वेश्चन से लगे और 45 पर बाहर निकल रहे, ऐसा मत करो। उसे आप छानिए, पेपर को पूरा फिल्टर करो, पेपर को इजी पहले करो, न्यूमेरिकल बेस्ड करो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बाद में करो, फिर मिक्स्ड क्वेश्चन है जो उनको लास्ट में करो। वैसे इतना ही कहूंगा, बाकी बहुत थैंक यू सर। हमारे बीच अब हमारे साथ ही सुखदेव सोलंकी सर भी आए हैं, ये भी गांव पाली के हैं, भी आए 2 दिन पहले सीकर। तो अभी आप क्लासेज वगैरह में आपको नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो अभी 10-5 दिन लगेंगे उनको अपने फोरम में आने में। और आए हुए समय का साथी का परिचय कराएं। सुखदेव सोलंकी सर प्लीज, आप भी 2 बात कहें। सुखदेव सोलंकी भाई। JSLC एवरीवन। मास्क हटा दो, मास्क हटा दो। JSLC एवरीवन,
मैं 2020 के प्लेयर को एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप 2020 को अपने लिए नाम करना चाहते हो तो CLC का जो शेड्यूल दे रखा है डेली टेस्ट सीरीज, उसको 100% फॉलो कर दीजिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों बहुत सारी बातें मेरे साथियों ने बता दी है। इस टेस्ट सीरीज को आपने 100% फॉलो करने का मतलब मेडिकल आपका है, नीट आपका है। थैंक यू। ओके डियर, तो सबकी बातें हो गई कंप्लीट। ओके भैया, तो आज हम लोग फिजिक्स का डिस्कस किया, कल केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायो करेंगे, फिर मैथ करेंगे, और 12 जून को हम लोग हमारे 2096 से लेकर 2019 तक सिलेक्टेड बच्चों की व्यूज, उनके वीडियोज, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आप उन सारे हमारे बच्चों तक हमारी बात पहुंचाएं। 96 से लेकर 2019 तक सिलेक्ट IIT मेडिकल NIT में, वो अपने व्यूज भेजें, अपने वीडियो भेजें, अपने विचार भेजें, मेरे मोबाइल भेजें 9928738888 भेजें। ओके डियर, और संडे को नीट और जेई के पेपर में डिस्कस किया जाए, कट ऑफ क्या होती है, एक नंबर SMS से बीकानेर कैसे टिका देता आदमी को, एक नंबर कंप्यूटर से दूसरी बात कैसे टिका देता आपको, एक नंबर और कहां से कहां पहुंचा सकता है। वो कहते हैं जाके पैर फटे नहीं भाई, बैठ ले जाने पेट पर आई, वो एक नंबर दर्द क्या होता है वो बच्चा जानता है। दोस्तों सामने बंद हुआ SMS, सामने से बंद हुआ मौलाना आजाद, सामने बंद हुआ IIT बॉम्बे, तो इन सब पे बातें की जाएगी 14 जून को संडे को। संडे आप बता ऑफ रहता है, तो आज आप सब लोगों ने सुना, आपने देखा, अच्छा लगा, कैसा लगा हमारा आइडिया है टीम के साथ बात करने का। तो जो लोग लाइव देख रहे हैं वो तुरंत प्रभाव से अपना इस पे विचार रखें, व्यूज रखें, जब भी इसको देखें अपने विचार रखें, सुझाव बताएं और बताएं, ताकि दोस्तों कल केमिस्ट्री में इसको हम और अच्छा कर सकें और इंप्रूव कर सकें। ओके डियर, मैं इंतजार करूंगा आपके सुझाव का, आपके विचार का। ओके, थैंक यू। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुजान वरण रघुवर विमल यशु जोदायक प्रचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई गुरुदेव की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वर्ज ओ ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साज शंकर सुमन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंद विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर देखो आतुर प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया राम लखन सीता मन बसी सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाय सजीवन लखन जिया श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस वदन तुम रोयस गा अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित कुबेर दिगपाल जहाँ ते कभी कोविद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीन तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्त्र योजन पर भानु लीन पाई मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलति लांग गए अचरज ना दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हापते पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत दी संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लाओ सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साज और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पाव चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुला अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी मात राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित नहीं धर हनुमत से ही सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाय जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेहरा कीजे नाथ हृदय में दे
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। दोस्तों कल फिर मिलते हैं 6:30 बजे, 1.5 घंटा हो गया। थैंक यू, आपने सुना। कल केमिस्ट्री किट मिलते हैं टीम के साथ। थैंक यू, जय CLC।